नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। बताया गया कि सीतामढ़ी के बलीगढ़ गांव से पूर्वी चंपारण के चकिया बारात गई थी। बुधवार की सुबह ब्लोरो गाड़ी से बारात लौट रही थी। इसी बीच रामपुर हरी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने ब्लोरो में जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतकों की पहचान शुभम महतो, विपिन महतो, कारी धांगर, परघुमन धांगन और इंद्र कुमार धांगन के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों का इलाज एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते पीड़ित परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। चीख पुकार से पूरा अस्पताल परिसर गमगीन है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक मिनट, कहाँ से सीधा घुमाता पहले शादी करे जाले शादी करे जाल चकिया कैसे जानकारी मिल लो? पुलिस से फोन कर दिया। कथी बोल लो? पुलिस का से आदमी मर गया है। आलू तो कथी देख लू? देख लिया हॉस्पिटल में भर्ती उल्लास में देख लिया। काय को मर गए? 5 कहाँ जाए तली बारात बलगर से? लौट के आवे चले। घटना घटल से झफा से जाइत रही गाड़ी और आई में भेल अथी में हरिरामपुर में। आप न बोली ननू याद रहा। बैलगढ़ से बाराती जा रही थी ना चकिया। और चकिया से लौटने के बाद ये हरिरामपुर में ट्रक वाला ना बोलोरो रही में धक्का मार दिल और में 5 आदमी मतलब मौत हो गई। ना घवाहिल है सब, बाकी लोग घायल है। हाँ बाकी और घायल है, सब यहीं भर्ती है मेडिकल में। कहाँ बैलगढ़ से कहाँ जाए तली बारात? चकिया। अच्छा, लौटे टाइम में घटना हो? हाँ 4 बजे सुबह। हाँ कथी में टक्कर हो गई? ट्रक में ढूक गए। ट्रक वाला के ढूका दे के बोलोरो वाला के एगो सवार रहले ये ट्रक। अभी न बताए मेरे को एक बोलोरो रहले तो में 5 आदमी के तो घटना हो गए। अच्छा, और अथी भेल 5 आदमी के तो मौत हो गई और भर्ती भेल है। गर्मी की शुरुआत होते ही आगलगी की घटना शुरू हो गई है। थोड़ी सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर दे रही है। मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र के डुमरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गई। घटना में 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि बड़ी आबादी वाली सलम बस्ती में अचानक आग लग गई। घटना के बाद डुमरी गांव में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक 4 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गई। पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कटरा के अंचलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा के तहत मुआवजा दी जाएगी। कै को घर जल गया? 4 गो हमर 4 गो का रेद है। औरो कुछ जला है? सब सामान जार गले रे बाबा रे। कितना पैसा जला से सब जार गला। बेटा के बियाह ला जोरा ले कपड़ा से। कैसे आग भूता गया? ये आग कैसे भूता? दमकल ला के भूता है। गांव वाले लोग भी भूता हैं? हाँ। कैसे आग लगा? अपने मने से। कितने बजे आग लगा? 3 बजे में। 3 बजे में? हाँ। कितना घर था? 4-8 घर रहले रे। 4 घर ने 8 घर ना भेला। क्या चीज का घर था? उसके आकर कट के। जान माल का कोई नुकसान ना? सिर्फ सामान सब जला? सामान कपड़ा लता सब जार गला रे दाई बा। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? बहुत सामान हमारे बेटा के बियाह ही रहला करे दाई। अंदाज कितना का? सामान कितना का होगा? 6000 गले रे दाई। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? एक
अंदाज बताइए। सर 2-3 लाख का लगभग। 3 लाख का होगा। लगभग 3 घंटे से आग लगे हुए हैं जी। हल्का आग में कोई बताया नहीं, जब बहुत तेज आग हुआ तो लोग हल्ला शुरू कर दिए। आग लगने चारों ओर आग लगा हुआ था। आग लगने का कोई कारण का पता चला? क्या ये लोग अंदर में कुछ कर रहे थे, खाना बनाते हो या कुछ पकाते हो तभी लगा है। जी। बिजली से लगी नहीं है, लगी है आग से। अब आग इसके लपेटे में ललन ठाकुर सुमन ठाकुर दोनों का ललन ठाकुर सुमन ठाकुर दोनों का घर आ गया। और मैं उस बचाने का चक्कर पूरा घर को तोड़ ताड़ के देखिए, पूरा देखिए आग किसे लगा हुआ है। अंदर से पूरा पुलिस चला रहा है पानी, चारों ओर आग पकड़ लिया था। मैं ऊपर से 3 घंटे से मोटर मार रहा हूँ। फिर जब चिल्लाने लगे तो मैं घर से निकला, देखा जी कौन सी का हल्ला हो रहा है भाई। देखा चप्पल पापड़ी का हाथ पूरा ले लिया है, अब ये हल्ला किया है। तब मैं बुझाना शुरू किया। संजोग से मैं बाहर चला गया था। मैं आज ही रायपुर से आया हूँ, 8 दिन से मैं रायपुर में था। आज मैं आया तो देख रहा हूँ ये दृश्य हो रहा है। लगभग कितने बजे आग लगा ये? आग लगा लगभग आपको 3:30 बजे। आपका परिचय सर? मैं सुमन ठाकुर, स्वर्गीय श्री कमेश्वर ठाकुर। मैं रायपुर से अभी आया हूँ और हमारे आने के बाद देखा हूँ ये दृश्य हो रही है, तब मैं जाके आग बुझाना शुरू किया हूँ। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? मेरे 2 घर जल गए। देखिए क्या स्थिति, देखिए सामने देख लीजिए, दिखाइए। आग लगने की सूचना कटरा सीओ मैम के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम लोग आनंद थाना में गाड़ी स्टार्ट किए और आगे। लगभग टाइम कितना हो रहा होगा सर उसमें? लगभग टाइम देखना होगा, अंदाज एक? अंदाज जब आप आए तो आग यहाँ पे लगा हुआ था? हाँ आग था। मतलब आप आग को आप खुद अपने हाँ, अपने द्वारा हम लोग बुझाए हैं। उसके बाद बोरिंग से पानी भरे हैं गाड़ी में। जी। पानी बोरिंग से भी भर के इसमें प्रेशर से फिर पानी मारे हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज धनैया गांव में मंगलवार को अचानक आग लगने से 35 घर जलकर राख हो गए। आगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, वहीं एक भैंस भी झुलस गई है। सूचना पर 3 दमकल पहुंची ग्रामीणों के सहयोग से घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है। मुखिया पति शंभुशार अंचल से कर्मचारी पहुंचकर क्षति का जायजा लिया। लाल बाबू बैठा, सुरेश बैठा, रघुनाथ प्रसाद चौरसिया समेत 35 अग्नि पीड़ित बताए गए हैं। मुखिया पति ने बताया कि अग्नि पीड़ितों को जल्द सरकारी लाभ मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। घटना के बारे में ये अब देखा कोई नहीं है कैसे आग लगा है इसे, लेकिन वो कोना से घर के जो कोना है ना वहाँ से आग लग गया है। अब आग लगा तो देखने के बाद जब मालूम हुआ तो लोग आवाज़ दिया तो दौड़ कर गया, तब तक भैंस बना था जल गया। और घर में आग लगा तो कोई देखा नहीं है इसे कैसे लगा है। नुकसान तो बहुत है, बहुत ये लोग का माल का गोत भी जल गया है और जितना भी लकड़ी वकड़ी जो घर में रखा था सब लोग काम के लिए घर के लिए वो सारा लकड़ी जल गया है। और उधर धोबी लोग का भी पूरा गोठौल था सब जल गया है। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। ब्लॉक से आया था ना ये अथी वाला सब फायर वाला कर्मचारी आए, बात भेलवा कर्मचारी से। मुखिया तो आए किए थे, कर्मचारी आए थे तो हमसे बात नहीं हुआ है। जी हमारा तो यही घर है बगल पर। हम थोड़ा ही देखे हैं उसको। कब जानकारी हुआ है आपको? हम तो लदी काट के यहाँ दूर आ गई तो ले हाला को लोग जाग लगे। कितना घर जला है लगभग? घर तो उधर सब गोठौल उठौल सब वहाँ तक जा रहा है, लगभग 20-25 को जरा होगा। क्या क्या नुकसान है? उसमें बहुत लकड़ी रखा हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान। बहुत जी हाँ, भैंस भी जल गया है। कौन है से भैंस जल? हाँ भैंस जला है जी। नाम क्या हुआ आपको? रघुनाथ भगत। घर कहाँ है? धनैया। कैसे? आज हमारे पंचायत में ग्राम धनैया में अचानक आग लग जाने से कारण काफ़ी जानमाल की क्षति हुई है। लगभग 35 घर में आग लग गया है और हम जाकर वहाँ सीओ को फ़ोन किए, सीओ कर्मचारी को भेजे। मैंने 35 लोगों का रिपोर्ट करवाया और जो भी हमसे राहत सरकार द्वारा जो भी राहत है उसको हम दिलवाने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर के टाउन थाने की पुलिस ने शराब और चोरी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। थानेदार विजय कुमार सिंह को सूचना मिली कि पुरानी गुदरी रोड सिद्दीकी लेन में होली को लेकर शराब उतरने वाली है। थानेदार ने एएलटीएफ प्रभारी साहुल कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर मौके पर छापेमारी की। इस दौरान कई कारोबारी मौके से भाग निकले। वहीं मुख्य शराब कारोबारी प्रदीप कुमार उर्फ रंजन को पुलिस ने 30 कार्टन विदेशी शराब के साथ दबोच लिया। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदीप रिटेल में एक बड़ा शराब कारोबारी है, शहरी इलाके में शराब की डिलीवरी करता है। पुलिस ने इस मामले में चंदन सोनार, शालू ठाकुर, अनिल महतो, राहुल कुमार समेत कई अज्ञात को एफआईआर में नामजद किया है। प्रदीप पहले भी शराब के मामले में जेल जा चुका है। वहीं नगर थाने की पुलिस ने चोरी करने वाले एवं
चोरी का सामान खरीदने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान छोटी सरैयागंज के गोलू कुमार और सूतापट्टी के डोमा पोखर निवासी दुकानदार मुन्ना राय के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गोलू सामान चोरी कर दुकानदार मुन्ना के हाथ बेच दिया करता था। नगर थाना के अंतर्गत पुलिस ने एक अभियान चलाया है, विशेषकर जो शराब माफिया हैं और जो शराब की खरीद फरोख्त करते हैं और साथ ही साथ रिटेल में शराब को बेचते हैं, तो उनकी धरपकड़ के लिए पिछले दिनों से जो अभियान जारी है उसी को ध्यान में रखते हुए टाउन थाना के अंतर्गत 266 लीटर विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू को जब्त किया गया है और जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त है प्रदीप कुमार उर्फ रंजन, जो पुरानी गुदड़ी सिद्दीकी लेन नगर थाना का रहने वाला है और ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। 2022 में मिठनपुरा में 208/22 केस में भी ये जेल जा चुका है। उस समय भी इसके पास से 360 लीटर दारू बरामद हुई थी, विदेशी शराब। और पूछताछ के क्रम में पुलिस को पता चला था कि इनका एक सिंडिकेट चलता है और प्रदीप कुमार विनोद शाह और बिन्नू से शराब लेता है। विनोद शाह आगे चल के सालू ठाकुर और चंदन सुनार से शराब की खरीद फरोख्त करते हैं और सालू और चंदन अंतर्राज्यीय यानी बाहर के राज्यों से शराब को लाते हैं और फिर इसको ये प्रदीप और रंजन छोटे छोटे लोगों को जो पीने वाले हैं या छोटे छोटे रिटेल कारोबारी हैं उनको बेच देता है, जिसमें अनिल महतो, रोशन कुमार और राहुल कुमार का नाम आया है। इसमें से एक अभियुक्त राहुल कुमार जेल में भी है। तो ये रिकवरी टाउन थाना के अंतर्गत की गई है। क्या होली में कब आने की तैयारी थी शराब को? अभी होली नज़दीक है। हाँ, ये भी एक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनका पूर्व में भी चल रहा है। इनका पूरा क्रिमिनल इतिहास है और एक केस में पहले भी ये जेल जा चुका है 2022 में मिठनपुरा में, कांड संख्या 208/22 में, जिसमें 360 लीटर दारू बरामद की गई थी। अभी 266 लीटर दारू विदेशी शराब बरामद हुई है। इंपीरियल ब्लू ब्रांड से विदेशी शराब है। टाउन थाना के अंतर्गत ही प्रिवेंटिव पुलिसिंग के रूम में एक बहुत ही अच्छा काम टाउन थाना पुलिस द्वारा किया गया है, विशेषकर गश्ती द्वारा। और कल संध्या गश्ती के क्रम में एक अपराधी गोलू कुमार उर्फ उमेश राम, जो 12 जलपान के सामने छोटी सरैयागंज बाल्मीकि कॉलोनी का रहने वाला है और जिस पर पूर्व में एक एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी का केस भी दर्ज था, उसको पुलिस के द्वारा रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जो छोटी मोटी चोरियां करता है, विशेषकर किसी का बाँट उठा लिया, किसी के मोबाइल ले लिया किसी का, और साथ ही साथ उसके जो चोरी किया हुआ सामान है वो एक अपने पहले से एक व्यापारी है उसको बेच देता है। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और इसने कल शाम को बाँट चोरी किया। बाँट चोरी के पश्चात उसने मुन्ना राय सन ऑफ लाल बाबू राम को, जो सुत्तापट्टी डोमापुर पोखर नगर थाना का रहने वाला है, उसको बेचा और वहाँ से पुलिस ने उसको रिकवर भी किया है। दोनों को गिरफ्तार करके हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार को एक बार फिर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। इससे परिसर में अस्थायी दुकान और झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों में खलबली मच गई। देखते ही देखते पूरा परिसर खाली हो गया। हालांकि इस बार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रशासन को बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपनी दुकान खुद से ही हटा ली। अस्पताल के मेन गेट से लेकर परिसर के उत्तरी और दक्षिणी छोर की चाय नाश्ता की दुकानें हटा ली गई, झोपड़ियां भी हटा ली गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को दोबारा झोपड़ी और दुकानें नहीं लगाने की चेतावनी दी गई है। मौके पर DCLR पूर्वी अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहे। इसमें गेट नंबर 3 से जो ये आवागमन है, इसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से दुकान लगा लिया गया है। उसको पूर्व में भी सूचना दिया गया था, अनाउंसमेंट हुआ था। आज भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग कि अवैध जो अतिक्रमण है अस्थायी है, चूँकि पूर्तियाँ ठेला वगैरह लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग आए हैं और लोग अभी हटा भी रहे हैं। हटाते हैं और उसके बाद फिर से लगा लेते हैं, तो दोबारा अगर अतिक्रमण करते हैं जगह को तो क्या कुछ करें? नहीं, वो संबंधित थानाध्यक्ष महोदय को अभी बोल भी दिया जाएगा और निर्देश भी रहता है कि जब कोई अतिक्रमण हटा लिया जाता है तो संबंधित थाना उसमें कार्रवाई करती है। अगर संबंधित व्यक्ति पुनः लगाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के राष्ट्रीय महासचिव एवं माली पोलित ब्यूरो सदस्य मीना तिवारी ने मुजफ्फरपुर के सकराबाद गांव पहुंचकर दलित दंपति शिवनाथ दास और उनकी पत्नी बुकली देवी की दर्दनाक मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात की। उसके साथ इपवा की राज्य उपाध्यक्ष रानी प्रसाद, माले नेता जितेंद्र यादव, राजेश रंजन, प्रेमलाल यादव, राकेश रोशन, एकलावी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार साथ रहे। मीडिया से बातचीत में मीना तिवारी ने कहा कि दलित दंपति की दर्दनाक मौत के लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेवार है। सरकार ने निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को गरीबों खासकर महिलाओं को लोन के नाम पर लूटने की बेतहाशा मनमानी करने की छूट दे रखी है। लोन वसूलने के लिए गरीब कर्जदारों के साथ बदसलूकी, गाली गलौज, मारपीट और तरह तरह से बर्बरता आम घटना बन गई है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक मौत के जिम्मेवार फाइनेंस कंपनी के गुर्गों को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है और न पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च को माइक्रो फाइनेंस नीतियों के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानी प्रसाद और सूरज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अभी हमारी ये टीम सकरा से लौट के आ रही है और आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ बुकली देवी नाम की एक महिला और उनके पति सीवन दास, इन दोनों लोगों ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस घटना के पीछे जो कारण है कि बुकली देवी के नाम पे जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का कर्ज था और एक कर्ज को चुकता करने के लिए उनको दूसरा कर्ज लेना पड़ा, फिर उसको चुकता करने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ा और इस तरीके से 5 लोन उनके ऊपर था, 5 कंपनियों का। और इन लोगों के जरिए इतना प्रेशर बनाया गया था। 4 तारीख को जिस दिन उनकी लाश मिली है, उस दिन एक फाइनेंस कंपनी ने धमकी दिया था कि वो आएंगे और उनको लोन चुकता करना है और चूँकि ये चुकता करने की स्थिति में नहीं थे, ये घर छोड़कर कई दिन पहले निकल चुके थे। इन लोगों ने जो कर्ज लिया था या इनको जो कर्ज दिया गया था कहिए, उसकी वसूली के लिए जिस तरीके का दबाव बनाया गया उनके परिवार पे, हम लोग अभी गए और अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1 तारीख को जो माने क्या कहते हैं उसको, किस्त वसूली जो करते हैं, ये किस्त वसूली के लिए जो एजेंट आया हुआ था कंपनी का, उसने इनके घर का सारा सामान निकाल करके और कहा कि इसको हम नीलाम करेंगे, जबकि वो सब कुछ इनके बेटे का है, बहू का है। बहू के घर से जो मिला हुआ है, वो पलंग, वो बिछावन, जो कुछ भी उस गरीब के घर में था, वो सारा सामान निकाल चुके थे वो लोग। इनका एक बेटा बहू जो अलग रहते हैं, जिनका अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं, खाना अलग बनता है, उस महिला को, उस बहू को घर से बाल पकड़कर खींचते हुए निकाला गया और कहा गया कि चाहे जैसे भी हो तुमको ये पैसा देना है, मर जाओ लेकिन ये पैसा दो, कुछ भी करो लेकिन ये पैसा दो। और इस तरीके से न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से, हम तो कहेंगे कि ये एक यौन उत्पीड़न की भी घटना है। तो ये आज बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से ये घटना हुई और नतीजे के तौर पर बुकली देवी और सीवन दास ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। हम मानते हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या की घटना है। जिस तरीके से बिहार में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं अपना जाल बिछा रही हैं और सरकार ने उनको पूरी छूट दे रखी है, कोई नियम कानून नहीं है, कहने के लिए उनके लिए नियामक बना हुआ है, लेकिन 25%, 30% तक सूद वसूला जा रहा है। आधार कार्ड में भी कई हम लोगों ने देखा कि कम से कम 5 या 6 रहा होगा, 5-6 आधार कार्ड उसी व्यक्ति का अलग अलग उम्र बता करके, अलग अलग ज़रूरत बता करके आधार कार्ड इन लोगों ने बनवाया है, इन संस्थाओं ने, क्योंकि वो तो गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने बस यही समझा कि हमको ज़रूरत है और ये लोन चाहिए। तो ये जो पूरा किया जा रहा है, उनकी बकरी खोल ली गई, उनके घर का सामान नीलाम किया जा रहा है, उनके बहू के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। तो आज ये एक घर की घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हम लोग लगातार देख रहे हैं। अभी
मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्लास्टिक कचरे से ईंट बनाई जा रही है। कॉलेज के मैकेनिकल ब्रांच में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव के साथ सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर शालिनी और एमटेक के छात्रों ने मिलकर यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोफेसर आशीष ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश कुमार झा के सहयोग से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। पहली बार वेस्ट प्लास्टिक से ईंट बनाई है। इसके लिए शहर के कई हिस्सों में डस्टबिन लगाकर प्लास्टिक उठाया गया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। इस ईंट को बनाने के लिए जिप्सम और फ्लाई ऐश में प्लास्टिक को मिलाया है। प्रोफेसर आशीष ने बताया कि प्लास्टिक की बनी ईंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मापने पर सामान्य इस्तेमाल होने वाली ईंटों से अधिक पाई गई। सामान्य ईंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 8.5 गीगा पास्कल रहती है, जबकि MIT में प्लास्टिक से बनी ईंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 11.6 पाई गई। उन्होंने बताया कि इस ईंट से मकान बनाने में लागत आम ईंट से कम आएगी। जून तक इसका पेटेंट मिल जाएगा और जुलाई-अगस्त माह तक यह ईंट मार्केट में भी उपलब्ध हो पाएगी। एक्चुअली प्लास्टिक जो है इस समय विश्व की सबसे बड़ी एक समस्या बन जा रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग किस तरह से एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके या इसको डिस्पोज ऑफ कर सके, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली हमारे लिए सॉइल पोल्यूशन का खतरा है। तो हमने एक नया तरीका निकाला कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे हैं उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं और कंपोस्टर मशीन एक होता है हमारे पास, तो हम उसमें थ्रेसिंग करके और इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके इसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। प्लास्टिक ब्रिक्स को बनाने के लिए हमने क्या किया कि जिप्सम और फ्लाई ऐश के साथ प्लास्टिक्स को जो है वो एक ओपन फर्नेस में, अभी तो हमारे पास ओपन फर्नेस है, ओपन फर्नेस में हमने इसको मेल्ट करके और हमने इसका एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने दूसरा हमारा ग्लास पाउडर होता है, जो ग्लास के वेस्ट होते हैं आपने देखा होगा, तो ग्लास के वेस्ट को ही पाउडर बना करके हमने इसमें मिक्स किया है ताकि इसमें कुछ स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सके। तो प्रेजेंटली हमने जो प्लास्टिक का ब्रिक बनाया है उसमें हमने प्लास्टिक को 40% के करीब प्लास्टिक, 35% करीब जिप्सम और फ्लाई ऐश और ग्लास पाउडर को हमने मिक्स करके और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसके लिए UTM के ऊपर टेस्ट किया हमने। ठीक है, तो जब हमने इसको नॉर्मल ईंट से कंपेयर किया तो क्या पाया कि नॉर्मली जो हमारे ईंट होते हैं उनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसका स्ट्रेंथ करीब 8 से लेकर के 12 मेगापास्कल के आसपास आता है। जबकि हमने जो प्लास्टिक ब्रिक बनाया है उसका हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया तो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम और डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ फ्लाई ऐश पे हमने देखा कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम 12 से लेकर के 18 मेगापास्कल तक पा रहे हैं, जो कि क्लास 1 के ईंट को भी मतलब आपका क्लास 1 ईंट को रिप्लेस करने के लिए सूटेबल है। दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि प्लास्टिक ब्रिक में जो हमने प्रोसेस लिया है, अभी तक हमने इसको पायलट एक्सपेरिमेंट में ओपन फर्नेस के थ्रू हमने बनाने की कोशिश किया था और जिसमें हमने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी किया, ठीक है, अर्थक्वेक प्रूफ टेस्ट किया और हर एक टेस्ट में हमने ये पाया कि नॉट मोर देन 50% बट इट इज इक्वल टू 10 to 20% हायर रिजल्ट देन द एग्जिस्टिंग ब्रिक्स। तो इन सारे प्लास्टिक्स को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में थ्रेसिंग के थ्रू। हमारे पास एक मशीन हमने और बनाया हुआ है, कंपोस्टर मशीन, तो उसमें हम इसको थ्रेसिंग करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से हम इसको कार्बनाइज कर लेते हैं कि ये हमारा जिप्सम से और फ्लाई ऐश के साथ पूरी तरह से कंपेटिबल हो मिक्सिंग करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंडली, जैसे आपने देखा है कि आजकल इंस्टीट्यूट्स में जो है कैंटीन हो रहा है, बच्चे जो है वो प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल फेंक रहे हैं या इस तरह के कई ऐसे आपने देखे होंगे कागज़ जो होता है उसके ऊपर रैपिंग होती है प्लास्टिक्स की, तो उस तरह के प्लास्टिक्स को भी हम लोग जो है इसमें काउंट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा निकल के आए कि जिससे हमारा कैंपस भी क्लीन हो जाए और साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को कुछ ऐसा सलूशन दे पाएँ ताकि वो इस डायरेक्शन में सोच सके कि क्या इस प्लास्टिक्स को हम एक यूजफुल प्रोडक्ट में बदले हैं, ब्रिक में बदलें, क्या हम इसको और किसी प्रोडक्ट में भी बदल सकते हैं। तो मेरा एक सिर्फ गाइडलाइन है, सारा काम हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एमटेक के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, सभी की एक टीम है, हमारे पास फैकल्टीज़ की टीम है, तो सभी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और सभी के हेल्प से ही ये काम हो पा रहा है और इसमें कॉलेज का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कई
डिपार्टमेंट के हेड्स ने, कई फैकल्टीज़ ने खुद आगे इनिशिएटिव लिया है और हमको कई जगह के टेस्टिंग में हेल्प किया है। जैसे इसमें सिविल इंजीनियरिंग का भी रोल आएगा जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग अब इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम एक यूजफुल प्रोडक्ट बना चुके हैं, तो हम उसको टेस्टिंग करके तभी हम कुछ उस पर रिजल्ट दे सकते हैं कि हाँ कि ये कितना कैपेबल है, कितना सूटेबल बनेगा मार्केट के लिए। अब कब तक ये तैयार हो जाएगी? पायलट एक्सपेरिमेंट में तो हमको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद हमने कई तरह के डिज़ाइन में मॉडिफाई किए। जैसे इसके लिए प्लास्टिक ब्रिक बनाने के लिए एक फिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पूरा सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उस फेज से हम लोग आगे आ गए और हम एक ऑप्टिमाइज वैल्यू पे आ गए हैं कि हमको कितना क्या डायमीटर का, मतलब क्या डायमेंशन का हमको प्लास्टिक ब्रिक बनाने के लिए कितने डायमेंशन का हमको कितना केजी प्लास्टिक चाहिए और कितना हमको कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, ताकि प्लास्टिक जो है वो प्रॉपरली जो है वो बाइंड हो सके। ठीक है, तो हम लोग उस स्टेज पे है कि हम 60% काम कर चुके हैं। 40% जब तक हमारा टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो सकता तब तक हम कुछ फ्रूटफुल बोल नहीं सकते हैं कि कब तक हो पाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।